है दोस्तों, मेरा नाम है शुभम एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एफपीओ और ओएफएस के बारे में। हम डिटेल में समझेंगे कि एफपीओ और ओएफएस किसे कहते हैं। साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है एंड दोनों में से आपको किस में अप्लाई करना चाहिए, वो भी हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। हम ये भी जानेंगे कि एफपीओ और ओएफएस की वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को क्या एडवांटेजेस या फिर डिसएडवांटेजेस होते हैं। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा जिससे आपको इस कंसेप्ट को समझने में और भी ज़्यादा आसानी होगी, तो बने रहिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम एफपीओ को समझते हैं। एफपीओ का लॉन्ग फॉर्म होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। जैसे कि हमने आईपीओ वाली वीडियो में बात की थी, आईपीओ वो कंपनी होती है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं होती है, लेकिन जब बात आती है एफपीओ और ओएफएस की, तो ये दोनों ऐसी कंपनीज लाती है जो पहले से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है। जब कंपनीज को अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए फंड्स की जरूरत होती है, तब कंपनीज फंड रेस करने के लिए अपना एफपीओ लेकर आती है एंड स्टॉक मार्केट में एडिशनल शेयर्स इशू करती है, वो भी डिस्काउंटेड प्राइसेस के अंदर। एंड इस प्रोसेस को हम फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज दैट एबीसी कंपनी का शेयर करंटली 100 रुपए का चल रहा है एंड मार्केट में एबीसी कंपनी के अराउंड 1000 शेयर ट्रेड कर रहे हैं। एग्जैक्टली तभी कंपनी 10,000 एडिशनल शेयर्स का एफपीओ लेकर आती है, लेकिन जो प्राइस एफपीओ के लिए होता है वो 100 रुपए से बहुत कम होता है। इस केस में हम मान लेते हैं कि एफपीओ का प्राइस है 80 रुपए, यानी कि 20% डिस्काउंट पे हो रहा है एफपीओ। तो क्या आपको ये 20% डिस्काउंट पे एफपीओ में इन्वेस्ट करना भी चाहिए या फिर नहीं? एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि स्टॉक की प्राइस अभी 100 रुपए चल रही है, लेकिन जो एफपीओ प्राइस है वो 80 रुपए है, तो इन दोनों प्राइजेस के बीच में एक गैप क्रिएट हो गया है। एंड इस गैप को भरने के लिए एबीसी कंपनी का शेयर 100 रुपए से गिरकर 80 रुपए के पास आने की कोशिश कर सकता है। एंड इसी टाइम में जिनके पास कंपनी के शेयर्स पहले से ही थे, वो इन्वेस्टर्स अपने स्टॉक को अराउंड 100 रुपए में सेल कर जब स्टॉक नीचे गिरकर 80 रुपए का हो जाए तब उसे बाय कर लेते हैं, जिसे हम शॉर्ट सेलिंग भी कह सकते हैं। लेकिन आप भी ये सोच रहे होंगे कि मैंने जो अभी अभी कहा है, क्या वो सच में प्रैक्टिकली एप्लीकेबल होती भी है स्टॉक्स में या फिर नहीं? तो जब येस बैंक की एफपीओ की अनाउंसमेंट हुई थी, तब येस बैंक के स्टॉक का प्राइस 30 रुपए 45 पैसे था, लेकिन एफपीओ का प्राइस 12 रुपए था, यानी कि मोर देन 50% का डिस्टेंस को मिल रहा था एफपीओ पे। जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई, वैसे ही स्टॉक प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट हो गया था एंड स्टॉक ने अराउंड 11 रुपीज का लो मार दिया था कुछ ही दिनों के अंदर। सिमिलरली जब 2011 में टाटा स्टील का एफपीओ आया था, तब टाटा स्टील का स्टॉक भी अराउंड 700 रुपए चल रहा था एंड एफपीओ का प्राइस 610 रुपए था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद टाटा स्टील का स्टॉक प्राइस 600 रुपए पे क्लोजिंग कर देता है। हम इसी को गैप फिलिंग थ्योरी भी कह सकते हैं। फिर आता है ओएफएस, यानी कि ऑफर फॉर सेल। ओएफएस भी लगभग सेम ही होता है एफपीओ की तरह कंपैरिजन में, क्योंकि ओएफएस भी कंपनी तब लाती है जब कंपनी को फंड्स रेज करने की जरूरत होती है एंड मार्केट प्राइस से डिस्काउंटेड प्राइस पर ओएफएस अनाउंस होता है हमेशा। लेकिन एफपीओ और ओएफएस में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि एफपीओ में कंपनी एडिशनल शेयर्स को इशू करती है, लेकिन जब बात आती है ओएफएस की, तो ओएफएस के टाइम पर कंपनी के प्रमोटर्स अपनी पर्सनल इक्विटी सेल करते हैं मार्केट में। एंड क्योंकि प्रमोटर अपना स्टेक पब्लिक में सेल कर रहे हैं, इसी वजह से ओएफएस में अप्लाई करने से पहले आपको ये ढूंढना चाहिए कि क्या रीजंस है जिसके वजह से प्रमोटर्स अपना स्टेक कंपनी से कम कर रहे हैं। इसके पीछे दो बेसिक बट बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन हो सकते हैं। नंबर 1 तो यह है कि प्रमोटर अपने कंपनी के फ्यूचर पे भरोसा ही नहीं करता है एंड वो हिस्सेदारी बेचकर कंपनी से भाग रहा है, लेकिन आपको ये पता कैसे चलेगा? तो ये बात कंफर्म करने के लिए आपको उस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी, साथ ही साथ उस कंपनी की जो लेटेस्ट न्यूज आई थी आपको वो सब भी पढ़नी पड़ेगी, जिससे आपको कंपनी के अंदर मैनेजमेंट में क्या प्रॉब्लम शुरू है वो समझ आएगा। एंड अगर आपको ये लगे कि सच में प्रमोटर इसी रीजन की वजह से कंपनी से अपने स्टेक को कम कर रहा है, तो भूल कर भी उस कंपनी में कभी भी इन्वेस्ट ना करें। एंड अगर हम सेकंड रीजन की बात करें, तो जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है, तब उस कंपनी के प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 75% से कम होनी चाहिए। और अगर कंपनी में प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 75% से ज्यादा है, तो फिर उनको 3 साल के अंदर अंदर अपनी सारी शेयर होल्डिंग कम करना कंपलसरी हो जाता है। लेकिन न्यू रूल्स के हिसाब से अब से प्रमोटर को सिर्फ 18 महीने में ही अपनी शेयर होल्डिंग को कम करना कंपलसरी हो जाएगा।
अब क्योंकि प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कंपनी में बहुत ज्यादा रहती है आईपीओ के समय पर, लेकिन इतने सारे शेयर्स को ओपन मार्केट में सेल करना तो पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए कई बार प्रमोटर्स ओएफएस लेकर आते हैं ताकि वो अपने स्टेक को 75% से कम कर सके। जब HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी में ओएफएस अनाउंस हुआ था तब गवर्नमेंट की हिस्सेदारी अराउंड 90% थी कंपनी में, लेकिन ओएफएस के बाद वो हिस्सेदारी 75% के नीचे आ गई। लेकिन स्टॉक का प्राइस जो था वो 1300 रुपए था जब इस ओएफएस का अनाउंसमेंट हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट ने जो ओएफएस प्राइस सेट करके रखा था वो था 1000 रुपए, जिसका मतलब यह है कि दोनों ही प्राइस के अंदर एक गैप क्रिएट हो गई थी। इसलिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी थी जहाँ पे वो स्टॉक को शॉर्ट सेल कर सकते थे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि ओएफएस की प्राइस 1000 रुपए थी, लेकिन स्टॉक जब 1300 रुपए से नीचे गिरा तब उसने अपना लो 650 रुपए के आसपास बनाया। एंड जिन लोगों ने भी ओएफएस में अपना एप्लीकेशन भरा था 1000 रुपए के हिसाब से, उन सभी लोगों को लॉस हो गया। एंड अगर हम रुचि सोया में भी करंट होल्डिंग देखें तो प्रमोटर्स के पास अराउंड 99% की शेयर होल्डिंग है। एंड जिसका मतलब है कि रुचि सोया आने वाले 1 से 1.5 साल में ओएफएस ला सकता है अगर उसके प्रमोटर्स को अपनी शेयर होल्डिंग 75% से कम करनी पड़ी तो। पिछले 2 रीजन से आपको ये सीखने मिलता है, चाहे ओएफएस हो या फिर एफपीओ हो, दोनों ही चीजों में जब प्राइस डिफरेंस क्रिएट होता है तो स्टॉक प्राइस अपने आप को एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू एफपीओ और ओएफएस प्राइजेस। आई होप कि इस वीडियो में जो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है वो आप समझ पाए होंगे। एंड इस टॉपिक का यूज कर आप फ्यूचर में भी स्टॉक मार्केट से बहुत पैसा कमा सकते हैं। एंड अगर आपने ये वीडियो देखा है तो मतलब आप स्टॉक मार्केट को सीरियसली परस्यू करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल्स के बाकी प्लेलिस्ट को देखकर ग्रो कर सकते हो। एंड इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे अपने ओपिनियंस कमेंट में बता सकते हो। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक से आप अकाउंट ओपन करवाकर मुझे सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलते हैं अगले वीडियो में।